हेलो प्यारे बच्चों हम बेटा आपकी क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर 4 समतल में गति है ना, मोशन इन ए प्लेन, इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। पिछले दो वीडियोस में हमने 4.15 तक के प्रश्न कर लिए थे। अब ये 4.16 से आगे क्वेश्चन करेंगे। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखी है आर, है ना, आर हमको दे रखी है, इसने 100 मीटर्स है। अब ये कह रहा है वही खिलाड़ी, है ना, यानी वो अपनी पूरी ताकत लगा के कितना 100 मीटर तक फेंक सकता है। अब वही खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है ना। अब देखो ये अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जब फेंकता है वो, तो आपको पता है थीटा जीरो कितना होता है, 45 डिग्रीज होता है ना। और वही जब उसने ही ताकत से इसको ऊपर फेंकेगा, है ना, तो वो गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। एच एम जो है ना, मैक्सिमम हाइट, वो हमसे पूछ रहा है। तो आर दे रखी है हमको और एच एम पूछ रहा है, और इनडायरेक्ट वे में हमको क्या दे रखा है, थीटा जीरो दे रखा है। थीटा जीरो कितना, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मल सूत्र हैं उसके प्रोजेक्टाइल मोशन के, उससे ये सवाल हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या चीज़ दे रखी है हमको इसने, आर 100 मीटर्स, ठीक है ना, आर 100 मीटर दे रखी है, और एच एम हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और थीटा जीरो कितना है, 45 डिग्री। अब हमें पता है कि आर का क्या सूत्र होता है, आर इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा जीरो अपॉन जी, है ना। अब इसमें क्या है, साइन 45 है, तो वी स्क्वायर साइन 2 को 45 से करो तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन जी। और हमें पता है साइन 90 का मान 1 होता है, तो वी स्क्वायर अपॉन जी होता है ना। मैं 45 डिग्री के लिए आर का मान कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन जी, और ये वी स्क्वायर अपॉन जी हमको कितना दे रखा है, 100 मीटर्स। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, एच एम पूछ रहा है ना। एच एम का क्या सूत्र होता है हमारा, ठीक है ना, एच एम। अच्छा, अब देखो यहाँ एच एम प्रोजेक्टाइल के बजाय अब ये कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ गति कर रहा है, यूं, ठीक है ना। तो ये किसके, एक्सेलरेशन के, है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना। और ये s क्या है, वो मैक्सिमम हाइट हो गई, या x बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। अब इस पर मैक्सिमम हाइट पर जब ये पहुंचेगा तो जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये तो जीरो हो गया, ठीक है ना। और वी जीरो स्क्वायर, ठीक है ना, वी जीरो स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2a की जगह कितना हो जाएगा, माइनस जी, है ना। और s को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, किस हाइट तक ये ऊपर जा रहा है, ये माना ये वाली हाइट ये ऊपर जा रहा है। तो ये क्या हो गया, देखो इधर लाएगा तो ये 2gx हो गई, 2gx इक्वल टू क्या हो गया, वी जीरो स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या हो गया, वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। या मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन जी, है ना। तो 1/2 और वी स्क्वायर अपॉन जी का मान कितना है, 100, है ना। तो ये कितना आ गया, 50 मीटर, है ना। तो उतनी ही ताकत से वो कितने ऊपर फेंक पाएगा, इसको 50 मीटर ऊपर फेंक पाएगा, ठीक है। अब अगला ये 17वां प्रश्न देखें अपन, क्या कह रहा है इसमें, 80 सेंटीमीटर लंबे धागे, 80 सेंटीमीटर लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बांधा गया है। तो देखो एक त्रिज्या हो गई है ना, और इसे एक समान चाल से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो गया ये। यदि 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है तो पत्थर का त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी, है ना, ये पूछ रहा है। तो देखो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4.17, 4.17, है ना। देखो क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पथ पर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक पत्थर को घुमाया जा रहा है। ये माना स्टोन है, और इसकी रेडियस हमको दे रखी है इसने 80 सेंटीमीटर, तो 0.8 मीटर कर देता हूँ मैं इसको, है ना। तो आर कितनी दे रखी है, 0.8 मीटर दे रखी है। और क्या कह रहा है अब ये हमसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्षैतिज वृत्त में घुमा रहे हैं, ठीक है। 25 सेकंड में 14 चक्कर ये लगाता है ना। 25 सेकंड्स में कितने, 14 चक्कर, है ना। तो इससे हमको स्पीड निकल जाएगी इसकी, है ना। स्पीड क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड, है ना, यानी प्रति सेकंड चली गई दूरी। तो
14 एक चक्कर में कितनी चलता है वो 2πr है ना, तो 14 चक्कर में कितना चल जाएगा 14 गुना 2πr हो गया है ना, और ये 25 सेकंड में चलता है ना, तो देखो 25 सेकंड में कितना चल रहा है 14 गुना 2πr, तो एक सेकंड में कितना चल जाएगा 14 गुना 2 गुना 22/7 गुना r कितना है 0.8, ठीक है, और ये किस में है 25 सेकंड में है, तो एक सेकंड में कितना चल जाएगा गुणा 1/25, ठीक है ना। तो देखो इसको जब आप इनको काट दोगे 7 दूनी 14, जब इन सबको आप सॉल्व करोगे है ना, तो ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है एक सेकंड में चली गई दूरी है ना, वो आ जाती है निकल के 2.82 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में चली गई दूरी हो गई ये, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन होता है इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब चलता है वो, तो वो उसका सूत्र क्या होता है एक v²/r, तो v कितना है 2.82 का होल स्क्वायर बटे r कितना है 0.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 9.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमेशा किधर की तरफ लगता है, ये सेंटर सीकिंग है ना, हमेशा जो है ना इसकी तरफ, जिस बिंदु पे हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उससे केंद्र की ओर लगता है ये, तो ये दिशा हमेशा इसकी इनवार्ड होती है, सेंटर की तरफ होती है इस तरह से, ठीक है ना, हमेशा किस तरफ होती है इसकी सेंटर की तरफ होती है। तो ये क्या हो गई इसकी डायरेक्शन हो गई, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रत्येक बिंदु पर रेडियस के अलोंग होती है, तो डायरेक्शन क्या हो गई इसकी अलोंग द रेडियस, ठीक है। अच्छा, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4.18। देखो 4.18 में क्या कह रहा है ये, कोई वायुयान एक एरोप्लेन है 900 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से उड़ रहा है, ठीक है, 1 किलोमीटर त्रिज्या के का कोई क्षैतिज लूप बनाता है, ऐसे ही है ना, 1 किलोमीटर रेडियस का क्या बना रहा है क्षैतिज लूप बना रहा है, इसके अभिकेंद्रीय त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए, जो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी तुलना उसके साथ कंपैरिजन करनी है। बहुत आसान है देखो है ना, तो इसकी स्पीड क्या दे रखी है हमको 4.18, इसकी स्पीड दे रखी है हमको 900 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 900 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड दे रखी है, और इसको मैंने क्या किया मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, तो 900 गुणा 5/18, तो 18 पंजे 90 50, तो कितना हो गया 250 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और ये जिसमें चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस कितनी है 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर्स हो गई ये, जिस रेडियस में क्या कर रहा है ये चक्कर लगा रहा है। तो अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा a है ना, वो कितना होगा v²/r, तो v कितना है 250 गुणा 250 बटे 1000, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये a आ गया है ना, अब a/g की वैल्यू पूछ रहा है, यानी ये जो एक्सेलरेशन है ये गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना है, तो एक तरह से a/g पूछ रहा है आपसे, तो a कितना है 62.5, g हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो जब इनको आप करोगे सॉल्व तो ये आ जाता है 6.4 है ना, तो a/g = 6.4 या a = क्या आ गया 6.4g। तो जो उस एरोप्लेन का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 6.4 टाइम्स है, कितना गुना है 6.4 गुना है। अच्छा, अब हम ये अगला थ्योरी का क्वेश्चन है, देखें 4.19। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण देकर बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य, ट्रू हैं या फॉल्स हैं, है ना। देखो पहला है वृत्तीय गति में किसी कण का नेट त्वरण हमेशा वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होता है ना। देखो वैसे देखने में क्या बिल्कुल सही लग रहा है ये, लेकिन छोटी सी इसमें एक वो है फेर है ना, वृत्तीय गति बोल दिया इसने, सर्कुलर मोशन बोल दिया, जबकि होना क्या चाहिए ये
एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी जिस सर्कुलर पाथ पे वो पार्टिकल चक्कर लगा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी जो स्पीड है वो सेम होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ अगर ये एक समान वृत्तीय गति होता तो ये क्या था, सही था, लेकिन इसने सिर्फ क्या लिखा है, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति तो असमान चाल से भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट जो है। सेकंड है, किसी बिंदु पर किसी कण का वेग सदैव उस बिंदु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है ना। तो देखो अब इसमें भी वही नहीं बताया इसने भाई किस तरह की वेलोसिटी है ये, है ना। तो किसी बिंदु पर किसी कण का वेग सदैव उस बिंदु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है ना। तो अब इसमें इसके अंदर भी क्या होना चाहिए था, इसको ये बोलना चाहिए था कि ये कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। सिर्फ इतना कह रहा था, वो ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण देकर बताइए कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो किसी बिंदु पर किसी कण का वेग सदैव उस बिंदु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है ना। तो इसमें एक चीज़ इसने क्या कर दी, थोड़ी सी गोल कर दी है ना। एक मिनट में इंग्लिश की बुक में देख के बताता हूँ आपको। हाँ तो देखो बेटा, इसमें 4.19 का जो है इसमें इसने इसको ट्रू दिखा रखा है ना। तो बस यही है कि इसके अंदर ये कहना ये चाह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति पे है ये, है ना। कैसे पाथ पे है, वो सर्कुलर पाथ पे है, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ पे है। तो किसी बिंदु पर किसी कण का वेग सदैव उस बिंदु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता था। ये जो कण है इसका जो पथ है, माना ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो गई, टेंजेंशियल हो गई, है ना। ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। तो ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, तो स्पर्श रेखा का, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर मोशन के लिए ही है ये, है ना। तो इसमें एक चीज छिपी हुई है एक तरह से वृत्तीय गति, है ना। क्या है ये, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति के किसी बिंदु पर ऐसे लिखना चाहिए था ये, तब जाके क्या होगा, ये ट्रू होगा, ओके। फिर तीसरा है, किसी कण का एक समान वृत्तीय गति में एक चक्र में लिया गया औसत त्वरण सदिश एक शून्य सदिश होता है। ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी कण का एक समान वृत्तीय गति में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक चक्र में लिया गया औसत त्वरण, है ना, जो एक चक्कर का जो एवरेज एक्सेलरेशन है, जो एवरेज एक्सेलरेशन का जो वेक्टर है वो एक नल वेक्टर होता है। अच्छा देखो, हमने देखा था कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी तो क्या होती है, टेंजेंशियल होती है, और एक्सेलरेशन होता है वो किसकी तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है। अब इस बिंदु पे ले लो आप, इस बिंदु पे कुछ ऐसे वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऐसे होगी और ये एक्सेलरेशन इस तरह से होगा। इस बिंदु पे ले लिया मैंने, वेलोसिटी इस तरह से होगी, एक्सेलरेशन इस तरह से होगा, ठीक है। फिर इस बिंदु पे लिया मैंने, वेलोसिटी इस तरह से होगी, ठीक है, और एक्सेलरेशन ऐसे होगा। फिर इस बिंदु पे ले लिया मैंने, वेलोसिटी इस तरह से होगी और एक्सेलरेशन इस तरह से। तो आप देख पा रहे हो इसको, और इस बिंदु पे ले लिया मैंने, ये इस बिंदु पे ऐसे होगा, और ये देखो, ये इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का परिमाण दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड, है ना, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये इसके और ये इसके अपोजिट है। ऐसे देखो, ये वाला और ये वाला मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इन दोनों की, अपोजिट है। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे ही सारे के सारे जो ये एक्सेलरेशन के वेक्टर्स हैं, जब ये पूरे चक्कर के लिए जब हम इसका नेट निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो कितना अच्छा प्रश्न है ये। तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्रू हो गया आपका। अब अपन आते हैं 4.20, 4.20। क्वेश्चन नंबर 4.20 देखो क्या कह रहा है बेटा इसमें, कि किसी कण की स्थिति सदिश निम्नलिखित है। ये इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है हमको, है ना, r
3t माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप, है ना। यदि t सेकंड में है, सभी गुणांकों के मात्रक इस प्रकार से हैं कि r किस में अब आए, मीटर में आए, ओके। कण का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है और t इक्वल टू 2 सेकंड पर कण के वेग का परिमाण निकालना है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो मैंने क्या लिखा, r लिखा सबसे पहले। तो r वेक्टर क्या दे रखा है, 3.0 t आई कैप, t का फंक्शन है ये r, है ना, माइनस 2.0 t स्क्वायर जे कैप प्लस 4.0 k कैप, ठीक है ना। ये मीटर में है ना। ये एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया। अब हमें पता है v जो होता है ये क्या होता है, dr/dt। इसका टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर देते तो हमको वेलोसिटी निकल जाता है, ठीक है ना। और वेलोसिटी का जब टाइम कर देंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। देखो t का 1 होता है ना, तो ये हो गया 3.0 आई कैप माइनस टी स्क्वायर का 2t होता है, तो 2t को जब माइनस 2 से करें तो क्या जाएगा, माइनस के 4.0 t और ये जे कैप, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो क्या आ गया देखो 3.0 आई कैप माइनस 4t जे कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया आपका। एक तो ये पूछ रहा है आपसे, दूसरा एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, इस वेलोसिटी का वापस से कर दो तो dv/dt, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा मैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो देखो ये कांस्टेंट हो गया तो इसका तो क्या हो गया 0, माइनस 4 का क्या होता है, 4 t का 1 होता है तो 4 × 1 क्या हो गया 4 जे कैप, तो ये गया माइनस 4 जे कैप। तो देखो एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, दो चीज़ तो ये पूछी थी आपसे। फिर कह रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कण के वेग का परिमाण, है ना। तो v कहाँ है हमारा, ये रहा, है ना। इसमें v किस पे पूछ रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर। तो देखो इसमें t की जगह 2 रख दो तो ये तो आएगा 3 आई कैप माइनस t की जगह 2 रखना, 2 चौके 8 जे कैप, ठीक है। तो ये इसका परिमाण आ गया, वो वेक्टर आ गया, इसका परिमाण निकाल सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर का। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, 3 × 9 और 8 × 64, ठीक है, 4 × 69 लगभग 73। और जब इसका वो लेंगे हम तो ये 8.54 आ जाएगा, 8.54 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी आ गई। अब ये एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है वो निकाल सकते हैं। tan थीटा का बराबर क्या होता है, vy/vx, ठीक है ना। vy कितना है आपका -8 और vx कितना है 3, तो -8 में जब 3 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 2.66, ठीक है। तो थीटा tan थीटा में 2.66 जो है, tan थीटा में माइनस के 2.66 किसका आ गया, माइनस के tan 70, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, -70। एक्स अक्ष से नीचे की तरफ कितना 70 डिग्री का ये कोण बनाएगा। तो एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, ये 70 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। अब अपन अगला प्रश्न करते हैं 4.21। देखो कोई कण t इक्वल टू 0 क्षण पर मूल बिंदु से, है ना, देखो मूल बिंदु से चलना शुरू किया है इसने, ठीक है ना। तो x0 क्या है, 0 है, tan j मीटर पर सेकंड के वेग से चलना, तो ये वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है। तो xy प्लेन में एक समान त्वरण, ये एक्सेलरेशन दे रखा है, से गति करता है। किस क्षण पर कण का जो x निर्देशांक है वो 16 मीटर होगा। इसी समय इसका y निर्देशांक कितना होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा। इस क्षण कण की चाल कितनी होगी, पार्टिकल की जो स्पीड है वो कितनी होगी। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4.21 तो देखो इसमें ये कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पे वो मूल बिंदु से चलना शुरू करता था, ये x 0 हो गई। और वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वो इसने हमको दे रखा 10.0 जे कैप, ये मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। ये वैल्यू दे रखी है। एक्सेलरेशन वेक्टर हमको दे रखा है इसने 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में a, ठीक है ना। अब देखो हमें पता है r इक्वल टू क्या होता है, r वेक्टर, r बराबर होता है x0 प्लस v0t, क्या होता है v0t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये v0 और ये a क्या है, वेक्टर्स हैं। अब इसमें मैं मान रख दूंगा इसके, तो मुझसे स्थिति सदिश मिल जाएगा। x0 0 है, v0 कितना दे रहा 10,
है ना, तो 10.0 और ये टी और है टी, और ये क्या है जे कैप प्लस 1/2, ए क्या है, ए लिख लिया मैंने 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप, है ना, और टी स्क्वायर और ये क्या आ गया ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इसको किया तो ये आ गया देखो 10 टी जे कैप प्लस ये देखो 2 से ये 4 बार कट जाएगा तो 4t स्क्वायर आई कैप, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर जे कैप। मैं इसको कंबाइन कर दूंगा दोनों को, तो 4t स्क्वायर आई कैप और 10t प्लस टी स्क्वायर, इसको कोष्टक में कर दूंगा 10t प्लस टी स्क्वायर, और ये किसके साथ है, ये जे कैप के साथ। तो ये क्या आ गया, आर वेक्टर आ गया। क्या मिल गया हमको, इससे आर वेक्टर मिल गया। तो देखो ये एक्स कंपोनेंट है आर का और ये क्या है, वाई कंपोनेंट है। तो ये दोनों कंपोनेंट टी के फंक्शन में मिल गए हमको। तो देखो एक्स टी क्या मिल गया 4t स्क्वायर, और वाई टी क्या मिल गया हमको 10t प्लस टी स्क्वायर, ये 10t प्लस टी स्क्वायर मिल गया। अब हमको इसने जो कह रखा है वो लिख दो कि ये कह रहा है कि कण किस क्षण पर कण का एक्स निर्देशांक 16 मीटर होगा। तो एक्स टी क्या दे रखा है इसने, 16 दे रखा है, एक्स टी इक्वल टू 16। तो हमको पता है ये 16, तो 4t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 16, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4, तो टी इक्वल टू क्या आ गया 2 सेकेंड्स। तो किस पे होगा ये, टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर उस पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा 16 मीटर होगा। एक चीज़ तो ये निकल के आ गई। अब ये कह रहा है कि उस क्षण पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका मतलब टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो वाई टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना, तो इसमें 2 रख दो, 10 गुणा 2 प्लस 2 का वर्ग, तो 20 प्लस 4, तो कितना आ गया 24 मीटर। यानी उस समय कण का वाई निर्देशांक कितना होगा 24 मीटर होगा, है ना। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये कह रहा है इस क्षण कण की चाल क्या होगी, ठीक है ना। अब इसको वेलोसिटी निकाल सकते हैं आर से क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा, और टी इक्वल टू 2 पे उस वेलोसिटी का मान निकाल देंगे, है ना। तो देखो आर की मैं डी आर बाई डी टी कर दूँ तो ये वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा ना मुझे। तो इसका किया तो देखो टी स्क्वायर का 2t होता है तो 8t आई कैप, क्या हो गया ये 8t आई कैप प्लस 10t का तो हो गया 10 और टी स्क्वायर का हो गया 2t और ये हो गया जे कैप। अब ये किस पे है, ये t की फंक्शन में है। अब इसका t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकाल लेंगे हम, तो v वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो गया 2, तो 16 आई कैप प्लस 2 दूनी 4, 4 और 10 14 जे कैप, 16 आई कैप प्लस 14 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ये, है ना, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 21.26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ना, देख लो ये भी। अच्छा, अब अपन करते हैं 4.22। देखो ये भी अच्छा प्रश्न है। आई वेक्टर वो आई कैप व जे कैप क्रम से एक्स व वाई अक्षों के अनुदिश यूनिट वेक्टर्स हैं, ये एकांक सदिश हैं। सदिशों आई कैप प्लस जे कैप तथा आई कैप माइनस जे कैप का परिमाण तथा दिशा क्या होगी, इन दोनों की मैग्नीट्यूड पूछ रहा है और इनकी डायरेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, यदि सदिश ए जो एक अलग से वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप है, उसके आई कैप प्लस जे कैप व आई कैप माइनस जे कैप के दिशाओं के अनुदिश क्या निकालने हैं, कंपोनेंट निकालने हैं। आप ग्राफी विधि का भी उपयोग कर सकते हैं, जो विधि चाहो आप कर लो इसको, है ना। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है 4.22, क्वेश्चन नंबर 4.22 क्या कह रहा है, देखो बेटा ये कि दो वेक्टर्स हैं, एक है आई कैप प्लस जे कैप, इसको मैंने ए वेक्टर मान लिया, और एक दूसरा वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं, इनके मैग्नीट्यूड पूछ रहा है और इनकी डायरेक्शन पूछ रहा है। तो देखो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 और इसका गुणांक क्या है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या हो गया अंडर रूट 2। ठीक है, इसकी दिशा निकालनी है एक्स अक्ष के साथ, तो टेन थीटा, थीटा क्या है एक्स अक्ष के साथ इस सदिश द्वारा बनाया गया कोण है, तो वो क्या होता है ए वाई बटे ए एक्स, यानी इसका गुणांक बटे इसका गुणांक, तो ये 1/1। तो ये कितना होता है tan 45,
तो क्या आ गया ये थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ऐसे इसका निकाल लिया मैंने। बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ए इसका गुणांक क्या है -1, तो ये -1 का स्क्वायर, तो वही 1 + 1 क्या आ गया 2 आ गया। फिर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/1, सॉरी -1, तो ये क्या आ गया -tan 45 है ना, तो tan -45 tan -45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया -45। इसका मतलब यानी ये जो आई कैप प्लस जे कैप है ये तो इधर की तरफ 45 डिग्री बना रहा है ना, और ये जो आई कैप माइनस जे कैप है ये नीचे की तरफ 45 डिग्री बना रहा है। ये क्या है आपकी एक्स अक्ष है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें पूछ रहा है कि एक कोई दूसरा वेक्टर है जिसका नाम है ए कैप, कैपिटल ए कैप है, और वो है 2i कैप प्लस 3j कैप। ये अलग से एक वेक्टर दे रखा है। इस वेक्टर के इनकी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने हैं, इस ए वेक्टर का स्मॉल ए वेक्टर की डायरेक्शन में और इसका इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है ना। तो देखो अब मैं इनको लिख लेता हूँ। ए वेक्टर कितना है मेरा 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, और इसको बी वेक्टर मान लेता हूँ। ये है i कैप प्लस j कैप है ना। इस वेक्टर का इस वेक्टर की डायरेक्शन में मुझे क्या निकालना है कंपोनेंट निकालना है ना। तो देखो अब मुझे पता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a कॉस थीटा इंटू बी है ना। ये a कॉस थीटा क्या है a वेक्टर का b वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो यही मुझे निकालना है। a कॉस थीटा क्या होता है a वेक्टर का b वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ये मुझे a कॉस थीटा निकालना है। तो क्या होगा बता, a डॉट b में किसका भाग लग जाएगा b का लग जाएगा, तो इसलिए a कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे b क्या है उसका परिमाण है b वेक्टर का। तो अब मुझे पता है इनका डॉट वेक्टर वो डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप प्लस j कैप बटे b का परिमाण क्या हो गया ये रहा 1 स्क्वायर प्लस 1, अच्छा ऊपर निकाल ही चुके हैं √2 होता है ना। अब देखो इसके इसका कोफिशिएंट से गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 1 करेंगे 2 एकम 2 प्लस 3 गुणा 1 करेंगे 3 एकम 3 बटे √2, क्या आ गया 5 बटे √2 यूनिट्स इकाई, ठीक है ना। तो ये इसका वो हो गया। अब इसका i कैप माइनस j कैप की दिशा में कंपोनेंट निकाल सकते हैं, तो a वेक्टर तो इसी को माना मैंने 2i कैप प्लस 3j कैप, और अब b वेक्टर क्या हो गया i कैप माइनस j कैप, क्योंकि इसका इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। तो वही सेम चीज़ है ना, a cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे b। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा 2 एकम 2 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा -1 बटे इसका b का मैग्नीट्यूड क्या है वही √2 आया था ना, ये रहा 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो ये क्या है √2, तो 2 एकम 2 और माइनस के 3 तो माइनस के 1 बटा √2 यूनिट्स। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो 4.23 इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, किसी दिक् स्थान पर टाइम स्पेस पर एक स्वेच्छ गति के लिए, स्वेच्छ गति का होता है आर्बिट्रेरी मोशन ARBITRARY आर्बिट्रेरी यानी कोई भी अनियमित गति मान लो आप के लिए निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा ट्रू है ना। 1 2 3 4 5 ये 5 दे रखे हैं, ठीक है ना। देखो बेटा कि ये जो है v औसत v एवरेज 1/2 हाफ VT1 प्लस VT2 है ना, ये तब लगता है जब वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही हो। क्या कर रही हो, एक समान एक्सेलरेशन से गति कर रही हो, तब उसका इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं है ना, और उसका फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं, फिर उसमें 2 का भाग देते क्या निकाल देते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी निकाल। लेकिन ये वो तो कह ही नहीं रहा, ये तो आर्बिट्ररी मोशन कह रहा है ना, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ गति कह ही नहीं रहा ये, तो इसलिए ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। यानी ये जो है ए, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के दौरान जो गति है उसको तो ये कर देता है, उसके लिए तो ये ट्रू है, लेकिन स्वेच्छ गति के लिए आर्बिट्ररी मोशन के लिए ये सही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड है v औसत बराबर RT2 माइनस RT1 बटे T2 माइनस 1, ये बिल्कुल सही है कि
t2 समय पर जो उसकी पोजीशन है उसमें से t1 समय की पोजीशन को घटा के t2 माइनस t1 का भाग दे देंगे, तो ये आर्बिट्रेरी मोशन के लिए भी क्या होता है, सही होता है। तो ये क्या है, ट्रू है ना। ऐसे देखो vt बराबर v0 प्लस at, तो a आ गया ना इसके अंदर, तो a आ रहा है, तो जबकि ये तो आर्बिट्रेरी मोशन कह रहा है, स्वेच्छ गति कह रहा है, जबकि स्वेच्छ गति के लिए नहीं है, तो ये है ही नहीं ये समीकरण। ये तो किसके लिए है, एक समान त्वरण से जो गति होती है उसके लिए है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ऐसे देखो ये फोर्थ है, इसमें भी a आ रहा है, r0 प्लस v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये भी किसके लिए है, एक समान त्वरण से गति करती हुई वस्तु के लिए है ये, तो ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। ठीक है, ऐसे देखो हाँ, ये a औसत a एवरेज जो है, तो vt2 माइनस vt1 बटे t2 माइनस t1, ये ठीक है। जैसे ये वाला था ना, सेकंड जो था rt2 माइनस rt1, यानी t2 समय पे उसकी वेलोसिटी और t1 समय पे उसकी वेलोसिटी है ना, उसका क्या दे दिया हमने, t2 माइनस t1 का भाग दे दिया, तो ये ax, तो इसमें ये वाला क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो ये दो सही हैं, देखो b और e, b और e तो क्या है इसके अंदर, ट्रू हैं, बाकी सब क्या हैं, बाकी फॉल्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्वेश्चन है 4.24। देखो क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा कारण एवं उदाहरण सहित बताइए कि क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, है ना। अब देखो ये अदिश वह राशि है जो किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है ना। ये कह रहा है कि स्केलर वो क्वांटिटी है जो किसी प्रक्रिया में क्या रहती है, कंजर्व रहती है, तो ये फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स है। क्यों है बताओ फॉल्स, इसलिए है जैसे एनर्जी है, ऊर्जा, ऊर्जा क्या है बताओ, अदिश राशि है, लेकिन ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती ना। अगर माना क्या है, दो कोलिजन पढ़ते हैं ना अपन, संघट्ट जो पढ़ते हैं, तो अगर माना कोई इन इलास्टिक कोलिजन है, अप्रत्यास्थ संघट्ट है ना, तो उसमें ऊर्जा जो है वो संरक्षित नहीं रहती। या ऐसे समझो आप, कोई जो है ना वस्तु ऊपर से गिरी, तो ऊपर से जब वो गिरेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा किस में चेंज होती है, स्थितिज ऊर्जा में चेंज होती है, लेकिन उसके साथ साथ ही है ना वो कुछ ध्वनि ऊर्जा में, है ना, कुछ ऊष्मा ऊर्जा में, उसमें क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है ना। तो जो ये ऊर्जा है वो संरक्षित नहीं रहती है, समझ गए ना बात। तो किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है, तो ये कह रहा है कि अदिश वह है ना, अदिश वह राशि है जो किसी प्रक्रिया में क्या रहती है, संरक्षित रहती है, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। सेकंड है, कभी ऋणात्मक नहीं होता, अदिश जो है वो ऋणात्मक नहीं होता, होता है ना भाई, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, तो ये फॉल्स हो गया, है ना, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है ना, तो इसका क्या नाम दे दिया मैंने, एनर्जी। ठीक है ना, एनर्जी किस किस में चेंज हो जाती है, हीट में, है ना, और नॉइज़ में, साउंड जो होती है ना उसमें। ऐसे ये टेम्परेचर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है ये। फिर है विमाहीन होता है, स्केलर जो है वो विमाहीन थोड़ी होता है, ये भी फॉल्स है ना। चाल है, चाल क्या है, मीटर पर सेकंड होती कि नहीं होती है, तो चाल विमाहीन थोड़ी हुई, अदिश तो है लेकिन विमा तो है उसकी, है ना। मीटर पर सेकंड तो LT-1 होती कि नहीं होती है ना। स्पीड की विमा क्या है, LT-1, तो ये भी क्या है आपका, फॉल्स है। किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच नहीं बदलती, है ना, तो ये कह रहा है कि ये स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज नहीं होती है, जबकि होती है भाई, है ना। आप किसका उदाहरण ले सकते हो, एक स्थान पर, किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के रूप में नहीं बदलती है ना। तो देखो जैसे वो करते हैं ना अपन पथ लंबाई को, ये तो सीधी दूरी है और कोई इस तरह से गया, है ना, कोई ये इस तरह से पहुंचा, तो इसकी पथ लंबाई अलग होगी, इसकी पथ लंबाई अलग होगी, इसकी पथ लंबाई अलग होगी, है ना। तो चेंज हो रही कि नहीं हो रही है ये, तो ये भी क्या है, फॉल्स है ना। किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच नहीं बदलती, तो अदिश राशि क्या होती है, बदलती है। ठीक है ना, तो ये इसको पाथ लेंथ का हमने उदाहरण ले लिया। अच्छा, ई है, उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न क्यों ना हो। इसको समझो, देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है ना। जैसे ऐसे समझो, ये मैंने एक वो बना दिया रेफ
फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया, है ना। ये माना x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है ना। अब इसमें क्या है बच्चों, देखो कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ये माना एक ये a वेक्टर है, तो इस a वेक्टर को जब x अक्ष से देखेंगे तो इसका ओरिएंटेशन अलग दिखेगा, y अक्ष से देखेंगे तो इसका जो अभिविन्यास है, ओरिएंटेशन है, वो अलग दिखेगा, और जब z से देखेंगे तो इसका अभिविन्यास क्या दिखेगा, अलग दिखेगा, है ना। देखो ऐसे समझो, ये जैसे ऐसे यूं जेड के, तो इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, लेकिन जेड के साथ तो 180 डिग्री का कोण बना रहा है ये। तो वेक्टर का अभिविन्यास क्या हो जाता है, अक्षों पर डिपेंड करता है वो। लेकिन अगर राशि अदिश है तो उसका तो सिर्फ परिमाण हुआ, तो वो तो उसको तो चाहे आप x अक्ष से देखो, चाहे y अक्ष से देखो, चाहे z अक्ष से देखो, उसके अभिविन्यास में कोई परिवर्तन, अभिविन्यास चेंज होने से उसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। तो ये कह रहा है उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, ये जो स्केलर क्वांटिटी है इसका एक ही मान रहता है, अर्थात चेंज नहीं होता, चाहे अक्षों के उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न ही क्यों ना हो। तो ये क्या है, ट्रू है ना। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इनके अभिविन्यास पे, यानी x अक्ष से देखो, y अक्ष से देखो, z अक्ष से देखो, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब अपन आते हैं 4.25 क्वेश्चन नंबर 4.25। क्या कह रहा है, देखो ये कोई वायुयान है, पृथ्वी से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है ना। कोई वायुयान पृथ्वी से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिंदु पर, पृथ्वी के किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से उसको देखा, पर वायुयान की 10 सेकंड की दूरी की स्थितियां 30 डिग्री का कोण बनाती हैं, है ना। ऐसे समझो पहले यहाँ पे है और 10 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गया, और माना यहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये जो दोनों बिंदुओं को मिलाया, इसके इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को, तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का बन रहा है। तो वायुयान की चाल क्या होगी, उसकी स्पीड पूछ रहा है ना। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। माना देखो ऐसे समझो ये कोई ऑब्जर्वर है इस जगह पे, है ना, और यहाँ से चलना शुरू किया उसने और 10 सेकंड में माना यहाँ पहुँच गया वो, है ना, एरोप्लेन, ठीक है। तो इनकी जो दोनों बिंदुओं को मैं इससे मिला दूंगा, ठीक है ना। माना ये थीटा बन गया, ठीक है। यहाँ पे था वो, ए पॉइंट पे था और कहाँ पे पहुँच गया, बी पॉइंट पे पहुँच गया। कितने टी कितना दे रखा है हमको, 10 सेकेंड्स दे रखा है 10 सेकंड के अंदर, है ना। और ये एंगल कितना है थीटा, 30 डिग्री है। और कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ये हाइट हमको, ये वाली हाइट हमको दे रखी है इसने, ये 3400 मीटर दे रखी है, ठीक है ना। तो ये h कितनी है, 3400 मीटर है। तो एक वायुयान 3400 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिंदु पर वायुयान 10 सेकंड की दूरी की स्थितियां 30 डिग्री का कोण बनाती हैं, है ना, ये कोण बनाते हैं ना। तो देखो माना ये पूरी जो डिस्टेंस है, ये जो पूरी लेंथ है, मैंने x मान ली इसको, है ना, ये x हो गई। तो देखो ये xy2 हो गई कि नहीं हो गई, ये क्या हो गई, xy2 हो गई, है ना। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो देखो इसके अंदर tan थीटा लगा दिया मैंने इस त्रिभुज में, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसमें tan थीटा अगर मैं लगा देता हूँ तो tan थीटा बराबर क्या होता है ना। तो देखो ये 30 डिग्री है तो ये 15 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, ये कितनी डिग्री हो गया, 15 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल टू tan 15 डिग्री। थीटा के सामने का ये लंब हो गया x/2, और आधार कितना है इसका, ये थीटा, तो ये आधार हो गया, ये 3400 हो गया, है ना। और tan 15 की जो वैल्यू होती है ना, tan 15 की 0.27 होती है, तो ये हो गया 0.27 इक्वल टू x/2 गुणा 3400। तो x कितनी आ गई, 2 गुणा 3400 गुणा 0.27, ठीक है। अब ये तय की गई दूरी x निकल गई, नहीं निकल गई। अब इस x को दूरी को तय करने में कितना 10 सेकंड का समय लग रहा है ना। तो ये मीटर में आ गई। अब इसमें समय का भाग दे दो तो इसकी क्या निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी। तो स्पीड क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, ये रही 2 गुणा 3400 गुणा 0.27। टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो। जब इसको सबको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाती है 182.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।